जय हिंद साथियों। आज हम बात करने वाले हैं डीप लर्निंग की। तो आई होप आप सभी डीप लर्निंग के बारे में पहले एक बार हमने क्लास ले चुके हैं, फिर एक बार आपको रिवाइज करवा देते हैं कि आपको डीप लर्निंग एक्चुअली में होता क्या है। तो देखो सिंपल सा है आपका कि डीप का मतलब होता है गहरा और लर्निंग मतलब होता है अध्ययन। तो गहराई से अध्ययन करके अच्छे परिणामों को देना ही क्या कहलाता है, डीप लर्निंग कहलाता है। और यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक भाग होता है, याद रखना है। ठीक, अब हम बात करें डीप लर्निंग की, तो इसमें क्या होता है कि जो डाटा जो आपका होता है ना, उस डाटा से एनालिसिस करके बहुत अच्छा परिणाम देने का काम करता है। सिंपल सा आप समझना है, बहुत बड़े डाटा से एनालाइज करके सिंपल सा समरी या फिर एक अच्छा उत्तर देना ही डीप लर्निंग का काम होता है। तो आप इसको समझ सकते हैं इस प्रकार से। इसमें लिखा गया है कि आपको डीप लर्निंग मशीन लर्निंग की एक उपशाखा है। ठीक, मशीन लर्निंग की क्या है, एक उपशाखा है जो कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क यानी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का उपयोग करके बड़े और जटिल डाटा से सीखने में सक्षम होती है। यह मानव मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने की कोशिश करती है, जिससे यह बड़ी मात्रा में डाटा को प्रोसेस कर पैटर्न और इंसाइट्स को समझने में सक्षम बनाता है। यानी अच्छा से अच्छा इंसानों की तरह काम करने का प्रयास करता है, इसकी तरह निर्णय लेने की क्षमता रखता है। ठीक, फिर आप बात करते हैं कि डीप लर्निंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एक नई क्रांति ला दी। जब से डीप लर्निंग आपका आया, यह तकनीक आज के समय में लगभग हर क्षेत्र में आसानी से जगह बना चुकी है और भविष्य में और अधिक उन्नति की संभावनाएं हैं। देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की संभावनाएं तो बहुत है, उसमें डीप लर्निंग भी मशीन लर्निंग के अंतर्गत आता है। मशीन लर्निंग आपका देखो क्या है ना, ऐसे एआई आपका हो गया तो एआई आता है आपका मशीन लर्निंग, इसके अंदर आता है मशीन लर्निंग। ठीक, एमएल आता है और एमएल के अंदर आता है आपका डीएल आता है, यानी डीप लर्निंग आता है। बस सिंपल सा है कि डीएल मशीन लर्निंग के अंदर और मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। ठीक, तो चलिए आगे बात करते हैं कि आपका डीप लर्निंग के कार्य सिद्धांत क्या होता है। बहुत सिंपल से रिवीजन है, तो उतना ज़्यादा गहराई पर नहीं जाना। ठीक, तो आपका देखो डीप लर्निंग का कार्य सिद्धांत क्या होता है। तो डीप लर्निंग का आधार क्या होता है, न्यूरल नेटवर्क। क्या होती है, न्यूरल नेटवर्क। डीप लर्निंग में जितना भी काम होता है किस में होता है, एन में होता है, न्यूरल नेटवर्क में होता है, तंत्रिका नेटवर्क में होता है। ठीक, और इसमें होती हैं परतें। और आपसे एक क्वेश्चन सिंपल से सीधे सीधे पूछेगा, डीप लर्निंग की कितनी परतें होती हैं। तो आपके मुख्यतः तीन परतें आपके दिखाई दे रहे होंगे, एक इनपुट लेयर, हिडन लेयर, आउटपुट लेयर। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है कि निम्न में से डीप लर्निंग का कौन सा लेयर नहीं है या कौन सा लेयर है। तो ऐसे आपके कुछ प्रश्न बन सकते हैं, तो इसको आपको समझना है। तो हम पहले बात कर रहे हैं यहाँ पर इनपुट लेयर की। तो पहला इनपुट लेयर होता है, यह परत हुआ है जो डेटा सिस्टम में प्रवेश कराती है। मतलब आपको समझ, इनपुट का मतलब आप जानते हो ना, अंदर जाना, आउटपुट बाहर आना। ठीक, तो इनपुट डाटा देना और आउटपुट डाटा प्राप्त करना। ठीक, तो वह परत जो डेटा को सिस्टम में प्रवेश कराती है उसको कहते हैं इनपुट लेयर। अब दूसरी परत आती है हिडन लेयर। तो हिडन लेयर का काम होता है कि यह जो कई परतों में विभाजित होती है, जहाँ डेटा को प्रोसेस और एनालाइज किया जाता है। जैसे आपने सिंपल सा समझा होगा, एक आपने देखा होगा इनपुट, एक होता है आपका प्रोसेसिंग और एक होता है आपका आउटपुट। ये तीन चीज़ें होती हैं। तो आप देखते हैं इनपुट का काम क्या होता है और प्रोसेसिंग क्या होता है, आउटपुट काम को सेम इस पे सेम है। यहाँ पे इनपुट इनपुट लेयर, हिडन लेयर का मतलब प्रोसेसिंग लेयर हो गया। ठीक, एक का समझने के लिए। तो वैसे ही होता है, आपने यहाँ पे हिडन लेयर काम क्या होता है, ये कई प्रकार की परतों में विभाजित होता है और जिस पे डाटा को प्रोसेस किया जाता है, एनालाइज किया जाता है और अच्छा उत्तर बनाया जाता है। ठीक, और यह परतें तंत्रिका नेटवर्क को बनाती हैं, यानी डीप करती हैं, बहुत गहराई पर जाती हैं। ठीक, जैसे हम लोग का एक न्यूरल नेटवर्क होता है ह्यूमन का, कि आपके दिमाग में कहाँ का तंत्रिका तंत्र होता है, वैसे इसमें भी होता है। अब बात करते हैं आउटपुट लेयर का। तो आउटपुट लेयर में क्या है कि ये अंतिम बात होती है जो सिर्फ आउटपुट देने का काम करती है, निष्कर्ष देती है। ठीक, तो आपको सिंपल से आपको बताया कि इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट सिस्टम पेज पर ये तीनों चीज़ें काम करती हैं। तो हमको नाम जरूर याद रखिएगा, इनपुट लेयर, हिडन लेयर और आउटपुट लेयर। अब बात करते हैं कि इनका कार्य प्रणाली कैसे होती है। तो देखो कार्य प्रणाली का सिंपल सा आपका फंडा इसका ये है कि आप यहाँ पे देखो कि डेटा का इनपुट होना, डेटा आपका इनपुट होगा, डेटा को तंत्रिका नेटवर्क में भेजना या डाला जाना। उसके बाद वेट्स या वॉइस का काम होगा, यानी हर कनेक्शन के साथ जुड़े वेट्स को डेटा प्रोसेसिंग के दौरान अपडेट करना। उसके बाद सक्रियता फलन, यानी आपका एक्टिवेशन फंक्शन जो होगा वह डेटा को अगले स्तर पर भेजने के लिए उपयोग करेगा, कि एक पहला स्टेप उसका कंप्लीट हो गया तो आगे भेजेगा एनालाइज करने के लिए। फिर आता है बैक प्रोपगेशन। तो बैक प्रोपगेशन का काम क्या होता है कि सिंपल सा है कि प्रक्रिया को, मॉडल को सटीक बनाने के लिए जितनी भी एरर्स होती हैं उनको कम करने का प्रयास करता है। मतलब एक अच्छा उत्तर, आप जैसे गूगल पे कुछ सर्च करते हो तो एक अच्छा उत्तर ढूंढने का प्रयास करता है, फिर भी कुछ उसमें त्रुटियां होती हैं तो उन एरर को कम करता है, मतलब एरर ज़्यादा ना हो, ये सब चीज़ें काम करता है आपका बैक प्रोपगेशन। अब बात करते हैं यहाँ पे डीप लर्निंग के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। तो देखो डीप लर्निंग के प्रमुख घटक की यदि बात की जाए तो यहाँ पे आपका न्यूरल नेटवर्क आता है। पहला आपका सिंपल सा आ जाता है न्यूरल नेटवर्क।
कौन सा आता है? न्यूरल नेटवर्क, यानी आपका तंत्रिका तंत्र। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में न्यूरॉन्स होते हैं कि आपका ये मानो मस्तिष्क के न्यूरॉन्स जैसा काम करते हैं। हमने एक बार बताया था कि मान लो कोई डाटा आपका ऐसे होता है, यूँ आपका ऐसे बने होते हैं न्यूरल नेटवर्क, ठीक, ऐसे आपका होता है। जैसे आपको डाटा कहाँ पर है, ये सब डाटा आपका होते हैं। मान लो ये पॉइंट है आपका, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। अब आपका डाटा मान लो यहाँ पर है, तो आपको ये आएगा, इधर से देखेगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ पे एक पॉइंट है, इधर जाएगा, जहाँ यहाँ डाटा है तो तुरंत लेके पहुँच जाएगा आपके पास, उत्तर दे देगा। तो ये काम करता है जैसे हमारे तंत्रिका तंत्र होता है। आपने अपने माइंड का कोई इमेज वगैरह देखा हुआ तो कैसा होता है, इधर उधर तार जैसे घूमे होते हैं ना, तो उसी तरीके से हमें इसमें भी होता है। तो आप इसमें देखेंगे अभी कि मानव मस्तिष्क की तरह न्यूरॉन्स होते हैं, और ये प्रत्येक न्यूरॉन डेटा को प्रोसेस कर अगली परत के पास भेज देता है, या अगली को पास करता है कि आपका मेरा काम होगा, अब अपना आप काम करिए, यानी स्टेप अगले स्टेप भेजता है। इस पर एक मेथड होता है, यानी एल्गोरिदम होता है, जिसको हम बैक प्रोपगेशन कहते हैं, और साथ में स्टोकास्टिंग, ग्रेडिएंट और रिफॉर्समेंट लर्निंग। तो देखो ना, आपको पता है बैक प्रोपगेशन का काम क्या होता है। अभी आपको यहाँ पे हमने समझा था कि बैक प्रोपगेशन का काम क्या होता है, कि यह मॉडल को सटीक बनाने के लिए त्रुटियों को कम करता है। ठीक, चलिए आगे समझते हैं। अब जैसे रीइंफोर्समेंट लर्निंग का सिंपल सा मतलब आपका ये है कि आप जैसे ना आपको कोई जानकारी पता है, आपने उसको बताया, फिर आपने उसको, आप दोबारा दोबारा किसी ने पूछा तो आप दोबारा उसको रन कराओगे, दोबारा सोचोगे कि इसको हम किसी और तरीके से बताएं। मतलब कई तरीके से किसी एक जानकारी को प्रोसेस करना, बताना, या फिर प्रेजेंट करना, या आउटपुट में देना, री इन्फोर्समेंट लर्निंग के अंतर्गत आ जाता है। ठीक, अब बात करते हैं कि इसके अंदर एक महत्वपूर्ण चीज़ होनी चाहिए, डाटा आवश्यकता, ये डाटा होना चाहिए। जब बड़े और विविध डाटा सेट होता है तो एक अच्छा उत्तर आता है, यानी डाटा को लेबल करना या बिना लेबल करना आसान हो जाता है। ठीक, अब बात करते हैं हार्डवेयर का। तो हार्डवेयर में क्या होता है कि इसके अंदर एक सीपीयू और टीपीयू को तेज प्रोसेसिंग के लिए अनुकूल होना चाहिए। मतलब जीपीयू यानी आपका ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है, तो इसके सीपीयू के अंदर जैसे हमें होता है ना प्रोसेसिंग डिवाइस में आपका सीपीयू होता है, ग्राफिक्स यूनिट होता है, ये सब चीज़ें होती है। तो इनका काम करने की जो प्रोसेस होनी चाहिए, स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक काम करें वो तो घूम रहा है घूम रहा है, कितना मतलब धीरे धीरे काम करेगा तो कैसे हो पाएगा, अच्छा तो उत्तर नहीं दे पाता। जब बफरिंग होने लगती है तो कभी भी अच्छा परिणाम नहीं आता है। तो बफरिंग मतलब बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हार्डवेयर इसका बहुत अच्छा होना चाहिए, मतलब इसका सिंपल सा ये है। ठीक, आगे बात करते हैं डीप लर्निंग के प्रकार। तो डीप लर्निंग के 3 मुख्य प्रकार होते हैं, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। सुपरवाइज्ड लर्निंग, सिंपल क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि डीप लर्निंग में से कौन सा प्रकार है, या फिर पूछेगा लेबल किए गए डाटा का उपयोग किस प्रकार के डीप लर्निंग में किया जाता है। तो सुपरवाइज लर्निंग में तो आपने देखा लेबल किए हुए डाटा का उपयोग कहाँ किया जाता है, सिंपल सा सुपरवाइज लर्निंग में किया जाता है, राइट। अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है कि बिना लेबल के डाटा का उपयोग होता है। तो अनसुपरवाइज लर्निंग में बिना लेबल के डाटा का उपयोग होता है। अब इसमें से आता है रीइंफोर्समेंट, जैसे बताया था, रिवार्ड और पेनाल्टी के आधार पर निर्णय लेना। ठीक, तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग में क्या होता है, आपने अभी देखो मैंने बताया था कि आपको क्या होता है कि पहले से आपको डाटा है, दोबारा उसको अपने हिसाब से प्रदर्शित करना, दोबारा उसको सोचना, फिर बताना कि सही है गलत। जैसे आपने कोई गेम खेलते हो तो आप गेम एक बार पास कर लिया तो आपको एक रिवार्ड मिल गया, आप दोबारा जाओ तो दोबारा दूसरा रिवार्ड आएगा। मतलब आपने अच्छा किया तो अच्छा आएगा, ये कम किया तो कम आएगा, मतलब दोबारा दूसरा आएगा, मतलब वही सेम नहीं आ सकता है, चेंज हो जाएगा। ठीक, तो जैसे आप गेम खेलते हो तो गेम में क्या होता है, मान लो आप लूडो खेल रहे हो, लूडो खेलते हो क्या होता है, आपका पहले पहुंचते हो तो आपको टास्क पहले वन विनर हो जाते हैं, फिर सेकंड में पहुंचे तो सेकंड विनर, ऐसे आपका होता है ना, तो उसमें रिवार्ड मिलता है। तो आपको एक, और यदि आप कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि जैसे आप सांप सीढ़ी खेल रहे हो तो उसमें आपके सांप के पास पहुंच गई आपकी जो बॉल्स होती है, तो उससे क्या होता है, पेनल्टी लगी, आप पीछे पहुँच के जब पीछे भाग में पहुँच जाओगे तुरंत, यानी उसके पास स्थान में पहुँच जाओगे, तो ये होती पेनल्टी। मतलब अच्छा करोगे तो अच्छा ही इनाम मिलना, और गेम में अच्छा नहीं होगा तो पेनल्टी आई अनिवार्य हो जाना, आपको कुछ ना मिलेगा, या तो आपको लॉस भी हो सकता है उसमें। ठीक, ये सब चीज़ें आती हैं। अब बात करते हैं डीप लर्निंग का उपयोग कहाँ होता है। देखो डीप लर्निंग का उपयोग कंप्यूटर विजन में कैसे होता है कि आपके चेहरे की पहचान करना, आप अपने मोबाइल में करते हो ना, अपने पासवर्ड लगा दिया, चेहरे पहचान करने का पासवर्ड आपको पहचानता है। अब आप एक आंख बंद करके खोलोगे तो नहीं खुलता ना, क्योंकि उस डीप लर्निंग में जाता है, तुरंत सोचता है कि तो ऐसा व्यक्ति है ही नहीं था जिसने हमारा स्कैन किया था ना, ऐसा होता है। तो कंप्यूटर विजन में आपका मतलब क्या है कि चेहरे की पहचान करना, वस्तु की पहचान करना, स्वचालित ड्राइविंग वगैरह ये सब चीज़ें आती हैं। सो ये सब सेंसर पर होता है, विदाउट सेंसर कुछ चीज़ नहीं। तो सेंसर मतलब समझते हैं, एक प्रकार सेंसर को हम नॉर्मल माइंड से भी ले लेते हैं ना। अगला आता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस, यानी एनएलपी होना चाहिए। यानी ये कई भाषाओं को अनुवाद करता है, या फिर हम जो बोल रहे हो तो उसको समझ पाता है। वॉइस असिस्टेंट होता है, जैसे आप मोबाइल में आपका असिस्टेंट होता है, एलेक्सा हो गया, ये सब चीज़ें होती है ना, आप बोल के उनसे कुछ भी करवाते हैं, मतलब उस पर कुछ भी जानकारी हासिल कर सकते हो। बोला आपने ये पूछो ये करो तो वो बताता है, आपने कोई से गूगल में पूछा कि ये क्या है
तो आप बोल के जो काम कर पाते हो तो आपकी जो भाषा है ना, हमारी भाषा नेचुरल लैंग्वेज में आ जाती है। तो हम लोग जो बोल रहे हैं तो कंप्यूटर तुरंत समझ पा रहा है। तो उसके लिए क्या होता है, डीप लर्निंग बहुत सहायक होता है। आगे बात करते हैं कि हेल्थ केयर में, स्वास्थ्य सेवा में कैसे यूज होता है। तो बीमारियों की पहचान करना, दवा की खोज करना, दवा मेकिंग में यानी मिक्सिंग करने में, सब चीज़ों में काम आता है। रोबोटिक्स में यूज होता है। ये स्वायत्त रोबोटिक सिस्टम, जैसे आपने गेम खेल देखते होंगे, मशीनरी देखते होंगे, रोबोटिक्स तो जो अपने तरीके से काम करती रहती, बिना बार एक बार में इंस्ट्रक्शन दे दिया वैसे काम कर रही हैं। तो ये सब चीज़ें आती हैं रोबोटिक्स में। अब आपका आता है वित्तीय सेवा में, तो सबसे बड़ा साइबर में आपका धोखाधड़ी को रोकने के लिए, या फिर आगे कैसे समस्या हो रही है वित्तीय सेवा में तो उससे कैसे बचा जा सके, उसके लिए जोखिम प्रबंधन करना, मैनेज करना कि ये समस्या ना हो, समस्या से बचना, सुझाव देना, ये सब काम किसका होता है, डीप लर्निंग का होता है। ठीक। आगे बात करते हैं डीप लर्निंग के फ़ायदे क्या हैं। तो देखो डीप लर्निंग के फ़ायदे, तो कोई भी चीज़ उसके फ़ायदे बहुत सारे होते ही हैं। तो आप देख सकते हैं डीप लर्निंग के फ़ायदे क्या हैं। सटीकता, बड़े और जटिल डाटा को सही परिणाम देता है। जब इसके पास डाटा बड़ा होता है और जटिल हो तो उससे एक अच्छा उत्तर निकाल के लाता है। ठीक। ऑटोमेशन क्या होता है कि मानव हस्तक्षेप की आवश्यकता कम होती है, अपने आप काम करता रहता है, एक बार इंस्ट्रक्शन दे दो वैसे काम करता रहेगा। अब इसके बाद आता है आपका स्केलेबिलिटी, यानी बड़े स्तर पर लागू किया जा सकते हैं। इसके मतलब काम करने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है, बड़े स्तर पर भी काम कर सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पे डीप लर्निंग की चुनौतियों की, यानी इसके पास चुनौतियाँ क्या क्या आती है, चैलेंजेस क्या क्या हैं। तो देखो इसके बाद चैलेंज क्या है, इसके बाद जब तक डाटा नहीं होगा तब तक निर्णय अच्छा नहीं ले पाएगा, यानी इसके पास डाटा सेट बहुत बड़ा होना चाहिए। राइट। दूसरा कि इसकी प्रोसेसिंग समय, यानी भारी गणनाओं के लिए अधिक समय और संसाधन लगते हैं। यदि ज़्यादा बड़ा डाटा हो तो दिक्कत होगा, टाइम तो लगेगा ही। अब प्रोसेसर अच्छा नहीं है तो और दिक्कत होगा। स्पष्टीकरण, यानी इसको ये बिल्कुल डीप लर्निंग मॉडल का निर्णय को समझना कठिन होता है। मतलब इतना अब ये प्रयास करता है कि अच्छे से अच्छा दे, पर ह्यूमन के लिए अच्छा नहीं कर सकता, कितना भी प्रयास कर लेता। मतलब ये स्पष्टीकरण करना या फिर शुद्धता या एक्यूरेसी वगैरह, ये सब चीज़ों में त्रुटियाँ हमेशा पाई जाती रही हैं और ये आगे भी पाई जाती रही। कितना भी अच्छा बना लो आप, आगे बन जाएंगे, फिर भी त्रुटियाँ ही रहेंगी। ठीक। तो ये हमारे मतलब एक शॉर्ट रिवीजन था आपका कि आपने इसको किया। अब इसके बाद इसके MCQ देखते हैं। MCQ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन MCQ कैसे बनेंगे, आपके लिए एक अच्छा रिवीजन के तौर पर था और ये काफ़ी अच्छा रहा और इसमें काफ़ी लोगों ने अच्छा रिव्यू दिया, अच्छा रहा। चलिए एक बात करते हैं कि डीप लर्निंग में क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखो सिंपल पूछेगा डीप लर्निंग क्या है। पहले तो आपका एक सिंपल क्वेश्चन एज आप शायद पूछ ले, डीप लर्निंग क्या है, तो ये आपको याद रखना है कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नो, एज अ मशीन लर्निंग की एक शाखा। राइट। अभी हमने यहाँ बात की थी कि मशीन लर्निंग की क्या है, एक शाखा है। राइट। देन आपका दूसरा क्वेश्चन है कौन सा तंत्रिका नेटवर्क, यानी आपका कौन सा न्यूरल नेटवर्क मुख्य रूप से छवि पहचानते यानी इमेज रिकॉग्निशन के लिए काम करता है। तो RNN, CNN, GAN, LSTMN। तो देखो इसके लिए हमने जो आपका एक पेड बैच वाली थ्योरी PDF थी उसमें ज़्यादा डिटेल में था, और इसमें जो समरी ये तो आपको नॉर्मल था, तो इसको रिवीजन के तौर पर था, मिनी बुक थी। तो रिवीजन में कम पेज में हमने कम पेजों में बहुत ज़्यादा जानकारी मेंशन करनी थी, इसलिए हम कुछ चीज़ें यहाँ पे छोड़ते गए थे। तो आप इसमें देखते हैं ना, RNN हो गया, CNN हो गया, GAN हो गया, तो ये सब चीज़ें किस में आती हैं, तो ये आपका इमेज रिकॉग्निशन के लिए सिंपल सा आपका आता है यहाँ पे CNN। ये नेटवर्क होते हैं, RNN होता है, CNN होता है, के मीन्स होता है, ये सब नेटवर्क के अंतर्गत आते हैं। तो ये सब नेटवर्क हम बताएं, आप उसमें बड़ी बड़ी PDF है उसमें देख सकते हैं। ठीक। आधे टाइम टेक नहीं करते, आगे बताते हैं आपको कि डीप लर्निंग में उपयोग होने वाला मुख्य ढांचा क्या होता है। तो आपको बताया था कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होता है, अभी आपने यहाँ पे पढ़ा भी है, तो सिंपल सीधे क्वेश्चन आपको मिल गया। अगला है कि RNN किस प्रकार के डाटा को उपयोगी होता है। तो RNN आपका सिंपल सा समय आधारित क्रमिक डाटा के लिए उपयोगी होता है। ठीक। आगे आपको बात कर रहे हैं कि डीप लर्निंग में प्रयुक्त सबसे लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी होती है। तो सबसे प्रोग्रामिंग अच्छी भाषा होती है पाइथन। आगे बात करते हैं यहाँ पे कि डीप लर्निंग में का क्या अर्थ है। तो डीप लर्निंग में डीप का क्या अर्थ है, तो डीप लर्निंग में गहराई से सीखना ही मेन बड़ी बात होती है। बट यहाँ पे आपका तंत्रिका नेटवर्क की परतों की संख्या, डीप लर्निंग में डीप का अर्थ क्या है। तो हाँ मतलब आपको यहाँ पे क्या हो, न्यूरल नेटवर्क की जो परतों की संख्या होती है, कितनी ज़्यादा परतें हैं, कितना न्यूरल गहराई में जा रहा है, तो वो सब चीज़ें हो जाएंगी। यदि ये ऑप्शन नहीं होता तो आपका राइट आंसर बी हो जाता। ठीक। यदि लेकिन है तो आपको इसको ये रखना पड़ेगा। अगला सवाल यहाँ पर आपका सिंपल सा है, देखो कि आपका यहाँ पे बात कर रहे हैं कि डीप लर्निंग में उपयोग किस प्रकार के यहाँ पे आपका प्रोपिगेशन वो बैक प्रोपिगेशन के लिए किया जाता है। तो डीप लर्निंग का उपयोग किस बैक प्रोपिगेशन के लिए किया जाता है, डाटा संग्रहण के लिए, त्रुटि का प्रसार और बेट्स को अपडेट करने के लिए, नेटवर्क ट्रेनिंग को बचाने के लिए, आउटपुट उत्पन्न करने के लिए। तो आपको बता चुके हैं, तो आपका इसको राइट आंसर क्या हो जाएगा, वी नंबर, अभी आपने पढ़ा भी है। सो कैसा रहा आपको बताना है, बढ़िया, आई होप बढ़िया रहा होगा और आपने इसको बढ़िया से किया होगा। तो चलिए बढ़िया, मिलते हैं फिर नेक्स्ट में।
तो आपने मिनी बुक ना हो तो आप एक कमेंट कर दीजिए, या फिर टेलीग्राम पे आपका बुक अवेलेबल है तो वहाँ पे भी देख सकते हैं। बहुत अच्छा है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, मिलते हैं फिर, धन्यवाद।